गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोग 1857 के रिवोल्ट को डिस्कस कर रहे थे और 1857 के रिवोल्ट को डिस्कस करने के क्रम में हमने औपनिवेशिक सत्ता के भारतीय प्रतिरोधों की परंपरा में 1857 के रिवोल्ट को देखा, रीजन्स को डिस्कस किया, नेचर को डिस्कस किया। मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंस पर भी चर्चा हो गई थी। क्या पक्का नहीं हुई थी? हाँ, अच्छा आज मुझे तो लग रहा है कि सिग्निफिकेंस पर हमारी चर्चा हो चुकी है और हो इस कंटेक्स्ट में चुकी है। चलिए, अगर नहीं हुई है तो हम कर देते हैं। पहला बड़ा जो चेंजेज आता है 1857 के रिवोल्ट के बाद, वह कंपनी रूल का अंत और अब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आता है। ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल की परिपाटी जो है वह यहां से शुरू होती है। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अब तक एक डायरकी चल रही थी, द्वैध शासन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंटेक्स्ट में, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे, प्रमोटर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट करते थे। अगर कंपनी शासन ही नहीं रहा अब, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। अब सत्ता जो है, पावर जो है, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में आई। कल तक जो है ब्रिटिश क्राउन जो है उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी को क्या करता था, कंपनी और कंपनी रूल्ड इंडिया को कंट्रोल करने का काम करता था। तीसरा, और अगर आप देखें तो इसके कंटेक्स्ट में अब एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पोस्ट, भारत सचिव का पोस्ट सृजित किया जाता। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो किसका हिस्सा होता था? तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश काउंसिल कह लीजिए कैबिनेट का हिस्सा होता था और भारत संबंधी तमाम मामलों के लिए वह जिम्मेवार होता था। चौथा कंटेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 1858 में महारानी की उद्घोषणा सामने आती और क्वींस डिक्लेरेशन जो है, उस क्वींस डिक्लेरेशन में देखें 3-4 चीज़ों पर बात की जाती है। एक रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जाती है, क्योंकि आपने देखा 1813 के बाद कहीं न कहीं मिशनरी एक्टिविटी में भी तेजी दिखाई पड़ती और मिशनरी एक्टिविटी में जो इंक्रीज दिखाई पड़ता वह कहीं न कहीं कन्वर्जन को क्या करता है, वह कहीं न कहीं कन्वर्जन को प्रमोट करता हुआ जो है रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस क्रिएट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बार फिर से कल भी मैंने चर्चा की थी कि पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस जो था सोशल रिलीजियस मैटर में, उसको ड्रॉप कर दिया जाता और उसकी जगह पर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को एडॉप्ट किया जाता। ये एक बड़ा चेंजेज है। अगेन अगर देखें तो अब महारानी इंडिया पर रूल उसके कस्टम्स और उसके रिचुअल्स के हिसाब से करने की बात करती। मतलब यह
कि कहीं ना कहीं इंडियन सेंटिमेंट को ध्यान में रखने की बात की जाती। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो एक और नई चीज इमर्ज करती, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता। फूट डालो और शासन करो की नीति, और फूट डालो शासन करो की यह नीति जो है वह इंटेंसिफाई होती चली जाती। उसका इंटेंसिफिकेशन यहां पर देखेंगे, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट ने यह रियलाइज करवाया ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को कि अगर यूनाइट हो गए इंडियंस, तो इंडियंस के यूनाइट होने की स्थिति में सरवाइव करना मुश्किल है। वैसी स्थिति में इंडियन कॉलोनी को लूज करना पड़ेगा, और अभी अंग्रेज इस पोजीशन पर नहीं थे कि वो इंडियन कॉलोनी को लूज करने का जोखिम ले सकते थे, रिस्क ले सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जाकर के देखें तो इस महारानी की, अच्छा थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा, 2-3 बिंदु और हैं। ये क्वींस डिक्लेरेशन जो है उसमें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपनी समस्त प्रजा की समानता की घोषणा की जाती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रैक्टिकली ऐसा हो या ना हो, थ्योरेटिकली अब इंडियंस और ब्रिटिश में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों का स्टेटस क्या होगा, इक्वल होगा। अगेन अगर आप देखें तो आपने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी या जो इंपीरियलिस्ट एक्सपीडिशंस हैं, साम्राज्यवादी विस्तार अभियान है, इसने कहीं न कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट अनरेस्ट को जन्म दिया था, और उस अनरेस्ट ने जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट जो रिवोल्ट होता, उस रिवोल्ट के लिए लीडरशिप उपलब्ध करवाई। इसने एक मैसेज दिया, और उस मैसेज को लेते हुए क्या निर्णय लिया गया, निर्णय यह लिया गया कि अब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर जो है भारत में अपने विस्तार अभियान को रोक देगी, फर्दर पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है वह नहीं होगा ब्रिटिश इंडिया का। अगेन अगर आप देखें तो जो लोकल रूलर्स थे, लोकल रूलर्स के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो लोकल रूलर्स के कंटेक्स्ट में इनकी क्या पॉलिसी होती है, तो लोकल रूलर्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे इनकी पॉलिसी यह होती कि उनका जो स्टेटस है, उनके स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाता और फुल प्रोटेक्शन की बात की जाती। किसी भी तरीके से लोकल रूलर्स को डिस्टर्ब ना किए जाने की बात वहां पर की जाती है। तो ये जो डिफरेंट डायमेंशन है, अगेन अगर आप जाकर के देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता है, मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। तो इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को किसी एक स्तर पर नहीं अपनाया जाता। आप अगर जाकर के देखें तो इसका एक रिलीजियस लाइन है। रिलीजियस लाइन यह कि फर्दर किसी भी कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट किसी भी रेसिस्टेंस में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी ना हो सके, इसके लिए क्या निर्णय लिया गया, इसके लिए निर्णय लिया गया अपीजमेंट ऑफ हिंदू की पॉलिसी को यहां से स्टार्ट किया जाता 1858 से। हिंदू तुष्टीकरण की नीति को अपनाया जाता और मुसलमानों को इग्नोर करने की रणनीति अपनाई जाती है, और यह नीति जो है करीब करीब 1870 तक कंटिन्यू करती है। 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम्स पब्लिश होती है, और जब विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम्स पब्लिश होती है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे विलियम हंटर ने यह सजेस्ट किया था कि ये जो पॉलिसी ऑफ हिंदू अपीजमेंट है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और यह पॉलिसी फ्रूटफुल नहीं होने जा रही है, इसलिए कि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी और
इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉलिसी ऑफ हिंदू अपीजमेंट की बजाय पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में एक फियर साइक होता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही होती। तो ऐसी स्थिति में अगर पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट अपनाई जाए तो मुसलमानों को भरोसे में लेना और मुसलमानों को हिंदुओं के साथ हाथ मिलाने से रोकना जो है यह कंपैरेटिवली इजी होगा। और अगर आप देखें तो यह पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट जो कि 1870 से लेकर 1947 तक कंटिन्यू करती दिखाई पड़ती और अल्टीमेटली देखेंगे कम्युनलिज्म और पार्टीशन की ट्रेजेडी के रूप में उसका लॉजिकल कल्मिनेशन होता, वह तार्किक परिणति प्राप्त करती। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जाकर के देखें तो जैसे अगर आप जाकर के देखें तो इस पॉलिसी को आगे और विस्तार दिया जाता। आप अगर देखेंगे तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जाती, सेपरेट इलेक्टोरल की बात की जाती है 1919 तक जाते जाते। लेटर फेज में जाकर के देखें तो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात की जाती है। इसका मतलब यह कि इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो है वह कहीं ना कहीं भारतीय समाज को जो है जहां पर भी कास्ट के लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर, जिस भी लाइन पर डिवाइड किया जा सकता था, डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है। यहां तक कि देखेंगे ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच, आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के प्रयास इस पूरे के पूरे फेज में किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखें तो एक मेजर चेंजेज जो है, मेजर चेंजेज आपको कहां पर दिखाई पड़ता? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस दिखाई पड़ता है। अब तक आपने देखा कि अब तक जो स्थितियां थी तो भारतीय 1857 के रिवोल्ट के पहले तक सेना में अगर आप देखें तो अवध प्रांत और उत्तरी राज्य जो है, ठीक है, वहां से अगर देखें तो अच्छी खासी संख्या में लोग सेना में मौजूद थे और उन्हें लॉयल माना जाता था। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो उनको लड़ाकू जाति भी घोषित किया गया था। लेकिन इस रिवोल्ट में देखेंगे अहम भूमिका किनकी रही थी? अवध क्षेत्र से आने वाले सैनिकों की, तो उनको गैर लड़ाकू घोषित किया जाता। और दूसरा जो है पंजाबियों ने और गोरखों ने, पंजाबीज और गोरखों ने मेजर रोल प्ले किया सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो जहां उनको नन फाइटर कम्युनिटी घोषित किया गया, वहां पर पंजाबी और इसको फाइटर कम्युनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है, रेजिमेंट का जो स्ट्रक्चर था, रेजिमेंट के स्ट्रक्चर को भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, इन स्तरों पर उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया गया ताकि ऐसा ना हो कि मतलब इनमें से कोई जो है किसी का एक रेजिमेंट में डोमिनेंस हो और वह बगावत का झंडा उठा दे। तो यह इंश्योर किया गया कि पूरा का पूरा रेजिमेंट एक ना हो पाए। और साथ ही एक और चेक एंड बैलेंसेज को डेवलप करने की कोशिश की गई, वह यह कि जो की पोस्ट हो सकते थे, की पोस्ट पर यूरोपियन को अपॉइंट किया गया। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो सेना में जो यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का अनुपात था, उस सैनिकों के अनुपात को भी बदला गया। जैसे आप बंगाल रेजिमेंट में जाकर के देखें तो यह अनुपात 1:2 कर दिया गया। अगर आप मद्रास और मुंबई की सेना में अनुपात देखें तो 2:5 कर दिया गया। मतलब यह कि यूरोपियंस के रेशियो जो हैं क्या किए गए, बढ़ाए गए, ताकि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना के अंदर विद्रोही तत्व जो मौजूद हैं, जो रिबेल्स मौजूद हैं, उनको इमीडिएटली चेक किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखेंगे तो 1859 में आप देखेंगे रैयतों की सुरक्षा, रैयतों मतलब किसानों की सुरक्षा के लिए कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। यद्यपि उसके बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहे, इसलिए पड़ने नहीं जा रहे क्योंकि आप देखेंगे हायर रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वे पीजेंट के साथ जो डायरेक्ट डील किया जा रहा उसके बेनिफिट को जो है वह न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली इसलिए आप देखेंगे कि 1858 के रिवोल्ट के बाद भी आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो रिसेंटमेंट जो हैं आगे भी बने रहते हैं। और ऐसा नहीं सिविल रिवेलियन हो या ट्रैवल रिवोल्ट हो, इसके ट्रेंड आगे भी आपको कंटिन्यू दिखाई पड़ेंगे। तो इसके अलावा अगर देखें तो कल दो और बिंदुओं की ओर मैंने इशारा किया था। मैंने कहा था रेशियल अप्रोच, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यह जो है 1858 के रिवोल्ट के बाद और ज़्यादा तेज होता है। और दूसरी बात हमने कही थी कि धीरे धीरे आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। समाज के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर उस लिबरल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। एजुकेशनल पॉलिसी के जरिए अगर आप जाकर के देखें तो एजुकेशनल पॉलिसी के जरिए भी एक जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक एफर्ट दिया गया मैकाले की एजुकेशनल पॉलिसी के जरिए कि एक एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्रिएट किया जाए और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस क्रिएट किया जा सके और उसको ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टील फ्रेम के रूप में यूज किया जा सके। लेकिन जब सिपाही म्यूटनी होता है तो इसने एक मैसेज देने का काम किया। मैसेज यह देने का काम किया कि अगर वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर इंडियन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाता तो आज जो समस्या मिलिट्री रेजिमेंट में इमर्ज करके आई है वो समस्या कल के डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में भी इमर्ज करके आ सकती। और ऐसी स्थिति में सिचुएशन को कंट्रोल करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और इस बात को समझें, एक टर्म जो हमने यूज किया था इनिशियली जब हमारी चर्चा आपके साथ हो रही थी, कॉलोनियलाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन, समस्या यही है। ये एक इन दोनों के बीच एक ऐसा कंट्राडिक्शन है। कॉलोनियल इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उस स्थिति में आपको कॉलोनियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। और कॉलोनियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है भारत को जो है वह मदर कंट्री के इंटरेस्ट में इंडियन रिसोर्सेज को और इंडिया में जो पोटेंशियल है उसके एक्सट्रैक्शन को अगर इंश्योर करना है तो उसके लिए आपको मतलब जो है मॉडर्निज्म को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। और रिस्क यह है कि अगर आप मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मॉडर्निज्म का यह इंट्रोडक्शन आधुनिकता का यह संदेश जो है वह कहीं न कहीं औपनिवेशिक शासन के लिए खतरा भी बन सकता है, रिस्क भी क्रिएट कर सकता है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो मैकाले की शिक्षा नीति के जरिए जिस एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्रिएट करने का प्रयास किया गया, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ब्रॉडली अगर देखें तो वह किसके साथ रिवोल्ट के दौरान खड़ा रहता है, रिवोल्ट के दौरान अगर आप देखें तो वह कहीं ना कहीं कॉलोनियल पावर और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ब्रॉडली खड़ा होता है नहीं। लेकिन जब 1858 के बाद उसके लिए स्पेस श्रिंक करने लगा, जबकि उसका विस्तार हो रहा है तो उसके लिए अधिक स्पेस चाहिए, इसके एस्पिरेशंस भी बढ़ेंगे तो उस एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए अधिक स्पेस चाहिए। लेकिन वह स्पेस जब नहीं मिलता है तो वहां पर डिसकंटेंट क्या होता, वहां पर रिसेंटमेंट क्या होता है, वहां पर असंतोष क्या होता है, वहां पर असंतोष बढ़ता चला जाता। और यह बढ़ता हुआ असंतोष अंततः
राष्ट्रवाद के आविर्भाव का क्या होता? नहीं, यह अंततः जो है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का के लिए फेवरेबल बैकग्राउंड क्रिएट करता हुआ आता। तो ये तमाम कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में 1857 के रिवोल्ट को देखे जाने की जरूरत है, 1857 के रिवोल्ट को इंटरप्रेट किए जाने की जरूरत है। कंक्लूसिवली अगर मैं कहूं तो कंक्लूसिवली मैं यह कहना चाहूंगा कि 1857 का जो रिवोल्ट है वह कनेक्टिंग पॉइंट है। यह कनेक्टिंग पॉइंट किसके लिए है? यह ब्रिज का काम करता है किसके बीच? तो जो कॉलोनियल पावर के जो हैं इंडियन रेसिस्टेंस के जो ट्रेडिशन थे, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से कॉलोनियल पावर को रेसिस्ट करता है, उसके बीच और आगे चल करके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट इमर्ज करता है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता? उन दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करने का काम कौन करता है? 1857 का रिवोल्ट करता हुआ। क्लियर? यहां तक में कोई प्रश्न हो पूछ लो। क्या कोई प्रश्न है? किन्हीं के पास नहीं? तब आगे बढ़ा जा सकता है यहां से। इससे पहले कि बिहार की तरफ बढ़ूं, ओवरऑल एस्पेक्ट में एक बिहार के एस्पेक्ट को छोड़ दें तो कोई भी प्रश्न आपके पास हो जो मैंने लिखवाया हो या जो पूछा गया हो, जहां पर आप चाहते हैं कि उस प्रश्न को आपके साथ डिस्कस किया जाना चाहिए, बतलाइए, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। तो क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? Neither first nor इसमें कंफ्यूजन कहाँ हुआ अभिषेक जी? बतलाइए जी। अब उस उधर पलटना बंद कर दीजिए ना, अब हम आप बात कर रहे हैं। अभी भी आप किताब और नोट्स पलट रहे हो, तो जितना पलटना होगा पलट चुके होंगे पिछले 2-3 दिन में। अब इधर देख के मेरी तरफ बात कीजिए, शर्माइए नहीं लड़की की तरह। मतलब लड़का भी शर्माता है, ऐसा नहीं है। ये लिंग्विस्टिक बायसनेस है, ठीक है? क्या? हाँ
अब शादीशुदा पुरुष से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई है, समझे। क्योंकि 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, जाते जाते समर्पण कर देना होता है। समर्पण ही नियति है, नहीं? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं 3 ही स्थितियां होती, जैसे अभी सिनेमा वगैरह देखते होंगे ना, नहीं? तो सिनेमा देखते होंगे तो लगता होगा कि मतलब एकदम लड़का ऐसा ही होना चाहिए या लड़की ऐसी ही होनी चाहिए, लाइफ ऐसा ही होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सुखद दाम्पत्य जीवन 2 ही स्थिति में होता है। या तो समर्पण कर दीजिए, तब भी दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, या समर्पण करवा लीजिए, तब भी सुखद रहेगा, नहीं? और एक तीसरी कैटेगरी हम जैसे लोगों की है, जो न समर्पण कर सकते हैं न समर्पण करवा सकते हैं। मतलब थोड़ा डेमोक्रेटिक भी तो दिखना है, नहीं? ये भी दिखना है कि घर में 4 आदमी के बीच बैठिएगा और फेमिनिज्म की बात कीजिएगा, तो एक तो असर उधर भी जाएगा, और एक खतरा हमेशा रहेगा कि बीच में आके बोल दे कि अभी फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं और जब आप लोग जाइएगा तो उसके बाद जो है, नहीं? तो हम लोग जैसे लोग हैं, ना समर्पण कर सकते न करवा सकते। और ऐसे लोगों की त्रासदी ये होती है कि पड़ोसी मजा लेता है, क्योंकि टन टन बजता रहता है, समझे। तो इसलिए हाँ, बतलाइए इसमें दिक्कत कहाँ आपने महसूस की? उधर खोल लो। हाँ, 1 से 2 दिन में बोल दिया है कि ये सर्विसिंग करवा देंगे। तो हाँ, अब हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत कीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? 3 शब्द हैं, नाइदर फर्स्ट। देखिए, बार बार मैं कहता हूं थॉट प्रोसेस में आइए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है नाइदर फर्स्ट? व्हाई? यह पहला प्रश्न है, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? बार बार कहता हूं प्रश्नों को ब्रेक करना सीखें। और दूसरा, अगर आप सहमत नहीं हैं, नहीं, व्हाई वी शुडंट एग्री? देखिए, दिक्कत क्या है कि आप लोग जब प्रश्न आपके सामने इस तरह का आता है, या कभी यह प्रश्न पूछा जाता कि हाउ फार डू यू एग्री, ठीक है, तो या तो आप एग्री कर जाते या आप डिसएग्री कर जाते, नहीं? अब हिस्ट्री है तब अब यह प्रश्न अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, नहीं तो अगर यही करंट का प्रश्न होता तो पूछते सर सरकार की आलोचना कैसे करेंगे, ठीक है। हमेशा फॉर्मूले के रूप में मैं बात कर रहा, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें, ठीक है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें, तो आप एग्री करें या आप डिसएग्री करें, इट डजंट मैटर फॉर द एग्जामिनर। ये मैटर ही नहीं करता, नहीं। मैटर क्या करता है? मैटर क्या करता है? 2 चीजें मैटर करती, वेदर यू आर एग्रीइंग और यू आर डिसएग्रीइंग, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। आप अपनी सहमति या असहमति को किस प्रकार एक्सप्रेस कर रहे हैं, और सहमति या असहमति प्रदर्शित करते हुए आपके एक्सप्रेशन में ऑपोजिट ओपिनियन के लिए स्पेस है या नहीं। एक ये चीजें मैटर करती, और दूसरी चीज मैटर करती है
दूसरी चीज मैटर करती है वह यह कि अगर आप एग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री करने के जो आधार हो सकते उनको आपने ध्यान में रखा है या नहीं, उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है या नहीं, उनको आपने कंसिडरेशन में रखा है या नहीं, उनको आपने रिस्पॉन्ड किया है या नहीं। अगर वो आपके कंसिडरेशन में है तो आपके आंसर में कंप्रीहेंसिबिलिटी होगी, समग्रता होगी। अगर वो आपके कंसिडरेशन में नहीं है तो आपका आंसर यूनिडायरेक्शनल होगा। और अगर यूनिडायरेक्शनल होगा, मेरे जैसा एग्जामिनर अगर कॉपी इवेल्युएट कर रहा, कितना भी अच्छा आप लिखेंगे 50% से ऊपर जाएगा ही नहीं अगर आपके आंसर में कंप्रीहेंसिबिलिटी नहीं है। नहीं, ठीक उसी प्रकार नॉर नेशनल अगर कह रहे हैं तो व्हाई, इसका ऐसा कहने का बेसिस क्या है? नहीं, और बेसिस ऑफ डिसएग्रीमेंट, देखिए दिक्कत क्या है जानते हैं? सोचना होगा। बार बार मैं कहता हूं, ठीक है, सोचना होगा। और मुझे लगता है सोचने को आप लोगों ने मुश्किल मान लिया है। क्या मैं सही हूं? सोचने को मुश्किल आपने मान लिया है। मैं बतलाता हूं आपको। आप मेरे इनिशियल क्लासेस को याद करें। अगर याद करेंगे तो मैंने चर्चा की थी 5W1H थ्योरी। ध्यान है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, where and how। जब मैंने चर्चा की थी तब से लेकर अब तक इस्तेमाल करते हैं इसका? हाँ या ना, दो ही उत्तर होगा ना। इसको यूज किया है क्या? हाँ या ना? क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या ये इसमें खराबी कर जाएगा क्या? व्हाई नॉट? क्यों न्यूज में उसको क्यों अप्लाई करना होता? अब प्रश्न मैं बदल देता हूं। क्यों कहा जाता है कि कोई भी जो रिपोर्टर है उसको इस थ्योरी को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि जब तक वह इस थ्योरी को नहीं फॉलो करेगा तब तक रूट कॉज तक, रूट डेवलपमेंट तक वो नहीं पहुंच सकता। और रिपोर्टर के लिए रूट कॉज तक पहुंचना क्या है? रिपोर्टर के लिए रूट कॉज तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। और आप क्या हैं? अभी आप क्या हैं? आप अगर देखें, आपके लिए भी तो रूट कॉज तक पहुंचना जरूरी है। सोचने की प्रक्रिया की